नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज चौधरी और हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान की जनगणना के बारे में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जनगणना, ये राजस्थान में हम देखें कि चाहे आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड, यदि किसी भी एग्जाम भर्ती को करा रही है और वहाँ पर यदि ये टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है। जनगणना राजस्थान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। इस जनगणना टॉपिक के बारे में बात करें कि साहब इस टॉपिक में के दौरान हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस टॉपिक में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो सबसे पहले हम जनगणना के सामान्य जो पॉइंट बनते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य इसकी जो जानकारी है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में हम जनसंख्या के बारे में, जनघनत्व के बारे में, जनसंख्या वृद्धि दर जो है उसके बारे में, इसके अलावा लिंगानुपात के अलावा यदि हम बात करें शिशु लिंगानुपात, साक्षरता के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा राजस्थान में SC ST या हम कहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है उसकी जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हम बात करने वाले हैं। और उसके अलावा राजस्थान में 2011 की जनगणना में जो धार्मिक जनसंख्या थी उसके जो आंकड़े जारी किए गए थे वो भी हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं राजस्थान की जनगणना के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है जनगणना। और ये जनगणना जो हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना किसके संदर्भ में, तो हम ये पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। जनगणना के बारे में बात करें तो जनगणना को हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। इस जनगणना टॉपिक की हम बात करें कि इस जनगणना में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए ध्यान देना। सबसे पहले बात करें इसकी सामान्य जानकारी पर बात करेंगे। सामान्य जानकारी की बात करें कि साहब जनगणना का जो इतिहास रहा है उस इतिहास की बात करेंगे, जनगणना कब प्रारंभ हुई और इसका जो इतिहास रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे सामान्य जानकारी में। इसके अलावा हमें यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना के अनुसार हम राजस्थान में पढ़ने वाले हैं। एक तो राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, एक तो हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के अलावा दूसरा हमें पढ़ने को मिलेगा जनघनत्व। जनघनत्व के बारे में बात करने वाले हैं। जनघनत्व के अलावा यदि हम देखें तो हमें पढ़ने को मिलेगा राजस्थान की 10 की है जनसंख्या वृद्धि। तो हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि को हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हमें पढ़ने को मिलेगा लिंगानुपात, हम लिंगानुपात के बारे में बात करने वाले हैं, लिंगानुपात को पढ़ेंगे। लिंगानुपात के अलावा हमें पढ़ने को मिलेगा राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। तो हम राजस्थान के संदर्भ में शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। गौर कीजिएगा, ये जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि साहब जनगणना हो या जनघनत्व हो या जनसंख्या वृद्धि की बात करें, लिंगानुपात की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो यहाँ से डायरेक्ट कोई ना कोई प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में जो अनुसूचित जाति है, राजस्थान के संदर्भ में हम देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो जनजाति है, इसके जो आंकड़े जारी हुए थे वो भी हम बात करेंगे। यहां पर मैं अनुसूचित जनजाति की बात करें, यानी कि जो ST है, हम इसके बारे में बात करें तो जब हमने जनजातियां टॉपिक पढ़ा था तो जनजातियों के दौरान भी हमने राजस्थान में ST का जो जनगणना में वर्णन मिलता है वो हमने यहाँ पर कवर किया था, पढ़ा था हमने इसके बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या के बारे में। तो ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी से। यदि हम सबसे पहले देखें यानी कि जनगणना के बारे में, और ये जनगणना जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के संदर्भ में जनगणना के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। यदि हम यहां पर सबसे पहले प्रश्न देखें, सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि जनगणना जो विषय है ये किस सूची का विषय है। गौर कीजिएगा, जनगणना जो है
यदि हम जनगणना के बारे में बात करें तो ये संघ सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखना है हमें कि जनगणना संघ सूची का विषय है। यानी कि जनगणना के बारे में बात करें तो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में जनगणना के बारे में प्रावधान मिलता है। और ये जनगणना जो है ये किस सूची का विषय है? तो आपको याद रखना है कि साहब जनगणना संघ सूची का विषय है। यदि हम यहां पर बात करें जनगणना का, हम इतिहास देखें या हम कहें कि जनगणना के जो हमें प्रमाण मिलते हैं, जनगणना के हमें जो प्रमाण मिलते हैं, उन प्रमाणों पर यदि हम चर्चा करें कि भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई उसके प्रमाण कहां से मिले, तो भारत में सबसे पहले जनगणना के जो प्रमाण मिले थे वो साहब मौर्य काल के दौरान। यदि हम मौर्य काल की बात करें, मौर्य काल में कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक हमें मिलती है वहां से जनगणना होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें मुगल काल के बारे में, मुगल काल में जनगणना होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। और इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, उस बुक के बारे में बात करें तो पुस्तक है आईन अकबरी, अबुल फजल की पुस्तक है आईन अकबरी, वहां से भी हमें जनगणना होने के प्रमाण मिलते हैं। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें कि सब आधुनिक भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई और यह दशकीय या हम कहें नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले भारत में जनगणना की गई थी। 1881 की बात करें लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन जो है उनके समय दशकीय जनगणना होना प्रारंभ हुआ था, या हम इसको कह सकते हैं नियमित जनगणना होना प्रारंभ हुआ था। चलिए तो इन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। यानी कि हम देखें जनगणना के यदि हम प्रमाणों की बात करें कि जनगणना होने के हमें प्रमाण कहां से मिलते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें प्रमाण मिलते हैं मौर्य काल के दौरान। यदि हम बात करें मौर्य काल के बारे में कि मौर्य काल में जनगणना होने के हमें प्रमाण मिलते हैं, और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो कौटिल्य की एक पुस्तक है, कौटिल्य की जो पुस्तक है इसका नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य की पुस्तक है। इस पुस्तक में से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के दौरान भी जनगणना कराई गई थी। मौर्य काल के अलावा यदि हम बात करें मुगल काल के बारे में, यदि हम मुगल काल के बारे में बात करें कि मुगल काल में जनगणना होने के जो प्रमाण मिले, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं अबुल फजल, इतिहासकार हैं अबुल फजल, जिन्होंने राजस्थान में जब हम कल्चर पढ़ते हैं तो वहां दुर्ग पढ़ते हैं तो किसी ना किसी दुर्ग के बारे में कुछ ना कुछ जरूर कह के गई है। अबुल फजल के बारे में बात करें, अबुल फजल की पुस्तक है आईन अकबरी, आईन अकबरी। इस आईन अकबरी पुस्तक जो है, इस पुस्तक में जनगणना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जानकारी किस काल की है, तो आपको याद रखना है ये जानकारी मुगल काल की मिलती है। यदि हम आधुनिक भारत की बात करें, ध्यान देना, यदि हम यहां पर आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक भारत के बारे में, तो आधुनिक भारत में जनगणना होने के बारे में बात करें कि सब जनगणना सबसे पहले कब प्रारंभ हुई, तो आधुनिक भारत में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ हुई थी 1872 में। और 1872 में यदि हम देखें ये किसके समय पहली बार जनगणना कराई गई थी, तो ये जनगणना हुई थी, ध्यान देना, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय आधुनिक भारत में 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी। यदि हम बात करें कि साहब ये जनगणना जो है नियमित रूप से जनगणना होना, या फिर हम इसको कह सकते हैं दशकीय, जो 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, दशकीय जनगणना होना जो प्रारंभ हुआ था ये कब से, तो गौर कीजिएगा, ये स्टार्ट हुआ था 1881 से। किनके समय, तो इस समय हम देखें कि साहब ये लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित या हम कहें दशकीय जनगणना होना प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो गौर कीजिएगा, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो वहां पे आता है इनका नाम। लॉर्ड रिपन के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि भारत में हम देखें स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। यानी कि ये व्यक्ति जो है इन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक
भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं लॉर्ड रिपन। इनके समय 10 वर्ष बाद जनगणना होना प्रारंभ हुआ था, नियमित रूप से जनगणना होना प्रारंभ हुआ था। यदि हम अब यहां पर बात करें जनगणना के बारे में, यदि हम आगे बढ़े तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, गौर कीजिएगा। यदि हम बात करें कि भारत में जनसंख्या जनगणना अधिनियम यानी कि भारत में हम बात करें जनसंख्या जनगणना अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेता है, तो गौर करना, ये अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1948 में, 1948 1948 में भारत में, ध्यान रखना, जनगणना जो अधिनियम है, जनसंख्या जनगणना अधिनियम, ये पारित किया गया था। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, यदि हम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के बारे में बात करें कि यह गठन कब किया गया था, तो ध्यान रखना 1993 में 1993 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था। दोनों ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। यदि पूछे कि भारत में जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1948 में, और यदि पूछे कि ये आयोग कब बनाया गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब गठित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1993 में, 1993 में। चलिए, यदि अब हम बात करें कि भारत में जनगणना के कार्य के बारे में, यानी कि हम कहें जनगणना का कार्य, जनगणना का यदि हम कार्य देखें कि भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है, गौर करना, भारत में जनगणना के कार्य के बारे में बात करें कि साहब जनगणना का कार्य किया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय। और ये गृह मंत्रालय कौन सा? तो ध्यान रखना, भारत सरकार का गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार, यानी कि हम कहें कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, इसके अधीन जनगणना विभाग जो है, जनगणना विभाग, ये जनगणना विभाग भारत में जनगणना कराने का कार्य करता है। गौर कीजिएगा, हमने कहा स्टार्टिंग में ही कि जनगणना संघ सूची का विषय है। इसका मतलब यह हुआ कि जनगणना जो होती है यह केंद्र सरकार के अधीन होती है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य अपने हिसाब से जनगणना कराते हो। जनगणना का जो कार्य होता है यह संपूर्ण देश में होता है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और इसको कराने वाला कौन है? तो ध्यान रखना, जनगणना विभाग। और यह जनगणना विभाग के द्वारा, यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, इस जनगणना विभाग के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का जो कार्य है यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद करवाया जाता है जनगणना विभाग के द्वारा, ये केंद्र सरकार के जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा। अब यदि हम बात करें कि साहब हम जो जनगणना पढ़ने वाले हैं, हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर 2011 की जनगणना, आप कह रहे हो कि 2000 यानी जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, तो हमें 2021 के आंकड़े पढ़ने चाहिए। लेकिन गौर कीजिएगा कि 2020 में हम भारत की बात करें या हम पूरी दुनिया की बात करें तो सभी जगह कोरोना था, और कोरोना के कारण, कोविड के कारण ये जो हमारे भारत में जनगणना है इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, और यह जनगणना अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई है। तो हम जो आंकड़े पढ़ेंगे, हम जो आंकड़े पढ़ने वाले हैं वो कौन सी जनगणना के बारे में कि साहब 2011 की जनगणना के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम कहें 2011 की जनगणना, यदि हम 2011 की जनगणना के बारे में बात करें कि हम जो आंकड़े पढ़ेंगे वो किस जनगणना के आंकड़े पढ़ने वाले हैं कि साहब 2011 की जनगणना के हम आंकड़े पढ़ने वाले हैं। इस 2011 की जनगणना के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गौर कीजिएगा, इस 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए साहब देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना थी,
ध्यान देना, 2011 की जो जनगणना थी ये क्रमानुसार कौन सी थी? यदि हम देखें क्रमानुसार, ये जनगणना जो थी ये कौन से नंबर की थी? तो ध्यान रखना, ये जनगणना 15वीं जनगणना थी। क्रम से, भारत में यदि हम क्रम से देखें कि 2011 की जनगणना ये क्रमानुसार कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी। यदि हम कहें नियमित रूप से, यदि हम कहें कि नियमित रूप से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो दशकीय जनगणना होना प्रारंभ हुआ था उस हिसाब से यदि हम देखें तब ये जनगणना कौन से नंबर की है? तो ध्यान रखना, ये जनगणना भारत की 14 यानी कि 14वीं जनगणना है। क्रम से 15वीं, दशकीय जनगणना, या हम कहें नियमित रूप से जो जनगणना होना प्रारंभ हुआ था उस हिसाब से हम देखें तब ये कौन सा नंबर आता है? इसका 14वां नंबर आता है। यदि हम आगे बात करें, यदि हम यहां पर देखें कि भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, गौर कीजिएगा, यदि हम कहें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ध्यान देना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हम देखें कि जो जनगणना हुई है 2011 की ये कौन सी है? तो ध्यान रखना, ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनगणना हुई उसमें यदि इसका स्थान देखें तो कौन सा आता है कि साहब 7वां स्थान है 2011 की जनगणना का। यदि हम कहें, यदि यहां पर प्रश्न बने 21वीं शताब्दी की, यदि हम देखें 21वीं शताब्दी की, यदि हम इस जनगणना के बारे में बात करें कि साहब ये कौन सी है, तो गौर कीजिएगा ये सेकंड है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में हम देखें कि 2 बार हो चुकी है जनगणना, पहली 2001 में और दूसरी 2011 में। यदि हम यहां पर कहें नेक्स्ट पॉइंट देखें कि साहब नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि जातिगत जनगणना। यदि हम कहें भारत में, ध्यान दीजिएगा, यदि हम कहें भारत में जातिगत जनगणना में इसका कौन सा स्थान है? 2011 की जो जनगणना है इसका कौन सा स्थान है जातिगत जनगणना के आधार पे? तब आपको याद रखना है कि साहब ये भारत में सेकंड है, दूसरी जनगणना है जातिगत जनगणना के आधार पर भी। इसका मतलब यदि हम यहां पर कहें कि ये जातिगत जनगणना में इसका दूसरा स्थान है तो फिर यहां पर प्रश्न बनेगा, गौर कीजिएगा, प्रथम जातिगत जनगणना भारत में कब हुई थी? प्रथम जातिगत जनगणना, यदि हम बात करें कि भारत में जातिगत जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, भारत में पहली बार जो जातिगत जनगणना की गई थी वो कब? कि साहब ये की गई थी 1931 में, 1931, 1931 में भारत में पहली बार जातिगत जनगणना की गई थी। और अब यदि हम देखें कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ये भारत में दूसरी बार जातिगत यानी जाति के आधार पर जनगणना की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, जातिगत जनगणना में यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो कौन सा स्थान आता है कि साहब इसका दूसरा स्थान आता है, सेकंड स्थान आता है। चलिए यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंटों पे चर्चा करें हम इस 2011 की जनगणना के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यदि हम देखें तो 2011 की जनगणना से और भी कई सारे पॉइंट बनेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट बनेगा कि 2011 की जो जनगणना है इसके लिए बजट जो रखा गया था, यदि हम बजट के बारे में बात करें कि 2011 की जनगणना का बजट क्या रखा गया था, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना का जो बजट था वो कितना था, तो गौर कीजिएगा 2200 करोड़ रुपए। इसका यदि हम बजट देखें कि साहब ये बजट कितना था, तो गौर कीजिएगा ये था 2200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि 2011 की जो जनगणना है इसमें प्रति व्यक्ति खर्चा, प्रति व्यक्ति खर्चा यदि हम देखें, ध्यान देना, 2011 की जो जनगणना हुई उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो खर्चा आया था वो खर्चा कितना आया था, यानी इसे कहते हैं हम प्रति व्यक्ति खर्चा। तो प्रति व्यक्ति खर्चा की हम बात करें तो 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति जो खर्चा था वो ध्यान रखना 18.19 रुपए, कितना था, 18.19 रुपए का खर्चा आया था प्रति व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से खर्चा कितना था, 18.19 रुपए था।
किसका? 2011 की जनगणना का। हम जो ये पॉइंट बात कर रहे हैं ये सभी पॉइंट 2011 की जनगणना के बारे में कर रहे हैं। चलिए आगे बात करें। गौर कीजिएगा, यहां पर यदि हम देखें कि ये तो 2011 की जनगणना है, इसमें पहली बार इस जनगणना में ऐसे कौन कौन से कार्य थे जो पहली बार हुए, उन पर यदि हम चर्चा करें तो यहां से भी आपको ध्यान रखना है कि इस जनगणना में पहली बार कौन कौन से कार्य किए गए। तो इस जनगणना में हम देखें कि पहली बार कार्य कौन कौन से हुए, तो इन कार्यों पर हम बात करते हैं। चलिए साहब कार्यों को देख लेते हैं। पहली बार इसमें हमें यहां 3 कार्य देखने को मिले। वो 3 कार्य कौन कौन से? जिसमें पहली बार एक तो यहां पर हम कहें कि 2011 की जनगणना में घरों की गणना की गई। ध्यान देना, यानी कि हम कहें 2011 की जनगणना में भारत में पहली बार घरों की गणना भी कराई गई थी। घरों को भी, व्यक्तियों के साथ साथ घरों को भी गिना गया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार घरों की गणना किस जनगणना में हुई है? 2011 की जनगणना में। तो यह हमें पहली बार देखने को मिला कि भारत में घरों की गणना भी, घरों को भी गिना गया था। इसके अलावा नेक्स्ट और देखें कि साहब और ऐसा कार्य क्या है कि जो पहली बार हमें देखने को मिला। तो इस जनगणना में, 2011 की जनगणना में ध्यान रखना, किन्नरों को भी गिना गया था। किन्नरों की गणना, तो किन्नरों की गणना भी की गई थी इस 2011 की जनगणना में, और ऐसा भारत में पहली बार हमें देखने को मिला। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा, ये किन्नरों की जो गणना हुई थी, इन किन्नरों को ध्यान रखना पुरुष वर्ग में गिना गया था। किन्नरों को किस वर्ग में गिना गया था? तो यह भी आपको ध्यान रखना है, इन किन्नरों को पुरुष वर्ग में गिना गया था। यह कार्य भी हमें पहली बार देखने को मिला। ध्यान रखना, यह कार्य भी हमें पहली बार देखने को मिला किस जनगणना में? 2011 की जनगणना में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर चलें कि साहब और क्या कार्य पहली बार हुआ 2011 की जनगणना में। तो गौर कीजिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था। यह कार्य भी हमें पहली बार देखने को मिला था भारत में। तो 2011 की जनगणना में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पहली बार देखने को मिले, पहली बार ऐसे कार्य हुए। तो गौर कीजिएगा, एक तो भारत में घरों की गणना की गई थी, दूसरा किन्नरों को भी शामिल किया गया था, किन्नरों को पुरुष वर्ग में गिना गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था। तो यह भी ध्यान रखें, ये 3 कार्य ऐसे हैं जो पहली बार हुए थे किस जनगणना में? 2011 की जनगणना में। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो गौर कीजिएगा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न यह बनेगा कि 2011 की जो जनगणना हुई उसमें प्रत्येक व्यक्ति से जो जानकारी या हम कहें कि इनपुट लिया गया था, उसमें कितने प्रश्न थे? इसको हम कह सकते हैं 2011 की जनगणना पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या पर यदि हम बात करें कि 2011 की जो ये जनगणना है, इस जनगणना पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो यह भी ध्यान रखना आप, इसमें प्रश्नों की संख्या थी 29। प्रत्येक व्यक्ति से जो जानकारी इकट्ठा की गई थी उसमें 29 प्रश्न थे। तो हमने 2011 की जनगणना से जुड़े हुए कुछ पॉइंटों पे बात की। अब इसमें कुछ पॉइंट और बच जाते हैं, जैसे कि यदि हम और आगे बात करें तो हमें यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, यदि हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना थी, 2011 में जो जनगणना हुई उसमें यदि हम देखें कि शुभांकर किसे बनाया गया था। 2011 की जनगणना का यदि हम बात करें, शुभांकर, 2011 की जनगणना का शुभांकर किसे बनाया गया था। और यदि हम कहें कि 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, या हम कहें कि इसका ध्येय वाक्य क्या था, या हम कह सकते हैं इसका नारा क्या था, तो दोनों पॉइंटों पर हम चर्चा करें। चलिए साहब देख लेते हैं एक बार। शुभांकर की बात करें तो ये था प्रगणक शिक्षिका।
2011 की जनगणना का शुभांकर क्या था? तो ध्यान रखना, वो था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। और यदि हम ध्येय वाक्य देखें तो ये था हमारा कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य रखा गया था, या हम कह सकते हैं नारा था, स्लोगन था। तो हमने 2011 की जनगणना से जुड़े हुए जो पॉइंट थे उन पॉइंटों पे चर्चा की। जैसे कि इसका शुभांकर क्या रखा गया था कि प्रगणक शिक्षिका था। इसके अलावा हमने बात की कि इसका नारा क्या था, तो इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अलावा यदि हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना हुई ये क्रमानुसार कौन से नंबर की जनगणना थी, तो गौर कीजिए, ये क्रम से हम देखें तो ये जनगणना थी 15वीं। नियमित रूप से बात करें तो ये 14वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम देखें तो ये 7वीं जनगणना थी। यदि हम कहें 21वीं शताब्दी की ये कौन सी जनगणना थी कि साहब ये सेकंड। यदि हम कहें कि भारत में जातिगत जनगणना अब तक कितनी बार हो चुकी है कि साहब 2 बार। सेकंड टाइम कब हुई? 2011 में। और यह पहली बार कब हुई थी? 1931 में। इसके अलावा यदि हम यहां पर बात करें, यदि हम यहां पर देखें तो हमने नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो पढ़ा था कि भाई इसमें इसका बजट क्या रखा गया था। 2011 की जनगणना का यदि हम बजट देखें तो इसका बजट जो रखा गया था वो था 2200 करोड़ रुपए। इसका बजट क्या रखा गया था कि साहब इसका बजट रखा गया था 2200 करोड़ रुपए का। और इसमें प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया था, तो यह भी आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति खर्चा था 18.19 रुपए का। ऐसे कौन से कार्य थे जो इस जनगणना में पहली बार हमें देखने को मिले, तो इसमें घरों की गणना, किन्नरों की गणना जो कि पुरुष वर्ग में की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया था। इसके अलावा हम देखें कि 2011 की जनगणना पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 29 प्रश्न थे। और हमने इसका शुभांकर और ध्येय वाक्य के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम कहें कि जनगणना के जो कारक हैं उन पर चर्चा करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम किसको पढ़ेंगे साहब कि सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए साहब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। यदि हम जनसंख्या के बारे में देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ध्यान देना, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम कहें कि भारत की जनसंख्या कितनी थी, ध्यान रखना ये जो हम जनसंख्या देख रहे हैं मैं यहीं पे लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहेगा। यानी कि जनसंख्या हम देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनगणना के अनुसार कारण क्या है कि हमें ये बार बार फिर लिखना नहीं पड़ेगा। यदि हम एक बार ही हेडिंग डाल देंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम जनसंख्या देखें कि भारत की जनसंख्या कितनी थी। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो ये थी साहब 121.085 करोड़। यानी कि हमें सीधा लिखा मिल जाएगा 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। और यदि अब हम राजस्थान की जनसंख्या की बात करें, चूंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो यदि हम यहां पर राजस्थान की जनसंख्या के बारे में जाने, राजस्थान की जनसंख्या, चलिए साहब राजस्थान की जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या थी ये कितनी थी कि साहब ये थी 6.85 यानी कि 6.85 करोड़। कितनी थी? 6.85 करोड़। या फिर हम टोटल जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये जनसंख्या थी 6,85,48,437 व्यक्ति। ये टोटल पॉपुलेशन थी राजस्थान की।
2011 की जनगणना के अनुसार। तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो ये थी साहब 6,85,48,437 व्यक्ति थे 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 6.85 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें कि राजस्थान की जो जनसंख्या है यह है, यानी कि राजस्थान की जनसंख्या, गौर कीजिएगा, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी कि हमने भारत की जनसंख्या की बात की, हमने राजस्थान की जनसंख्या की बात की, तो प्रश्न बन जाएगा राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? चलिए, यदि हम कहें कि यह भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ध्यान रखना 5.67%। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है कि साहब यह है 5.67%। और यदि हम कहें कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का, यदि हम विश्व से तुलना करें, हम राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, विश्व की जनसंख्या का यह केवल 1% है। तो कैसे कहेंगे इसको हम कि लगभग 1%। गौर कीजिएगा, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% है, और यदि हम भारत की जनसंख्या से तुलना करें तो कितना है, 5.67% है। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, गौर कीजिए, अब नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? चलिए इस पॉइंट पे बात करें। यदि हम कहें जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान हम देखें तो बताएं, भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान का भारत में स्थान, ध्यान देना, यदि हम स्थान की बात करें, और ये किसके अनुसार देख रहे हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान था, ध्यान रखना, 8वां। कौन सा स्थान था? 8वां स्थान था। लेकिन यदि हम कहें वर्तमान में स्थान, यदि हम देखें वर्तमान में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 2011 की जनगणना के अनुसार हमने कहा राजस्थान का भारत में जनसंख्या में 8वां स्थान था। लेकिन यदि हम कहें वर्तमान में कौन सा स्थान है, तो गौर कीजिए, वर्तमान में स्थान आएगा साहब कौन सा, कि 7वां स्थान है। वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि 8 से हमारा स्थान 7वां रह गया? उस पर यदि हम बात करें तो गौर कीजिए, 7वां क्यों रह गया? क्योंकि 2 जून, यदि हम देखें 2 जून 2014 को ऐसा क्या हुआ था, तो 2 जून 2014 को भारत में एक नया राज्य बना था, और वो राज्य कौन सा था कि साहब, इस राज्य का नाम था तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना के निर्माण के कारण, तेलंगाना राज्य है इसका निर्माण हुआ था, तेलंगाना राज्य बना था आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के, और यह राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। तो गौर कीजिए, 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का निर्माण हुआ, किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो ध्यान देना, ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होने के बाद यदि हम कहें कि राजस्थान का स्थान हो गया था 7वां, पहले कौन सा था? 8वां, लेकिन अब वर्तमान में हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बात करें कि हमारा स्थान कौन सा हो गया कि साहब 7वां स्थान हो गया। अब यदि हम देखें, ध्यान दीजिए, अब यदि हम देखें कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है,
इस राजस्थान की कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है, इसके अलावा महिला जनसंख्या कितनी है। और इसके अलावा हमें पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि हमारे राजस्थान की टोटल जनसंख्या में से हम कहें शहरी और ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की कितनी है। इसके अलावा फिर हम इसमें पढ़ेंगे जिलों के बारे में, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और राजस्थान में कम जनसंख्या वाले जिले। चलिए बात करते हैं। यदि हम यहां पर कहें राजस्थान की टोटल, राजस्थान की हम देखें कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है उसकी बात करें। और यदि हम देखें राजस्थान की कुल जनसंख्या में से हम दो प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए गौर कीजिएगा। यदि हम कहें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, कि साहब अभी पढ़ के आए थे, कितना पढ़ के आए थे, 6.85 करोड़, 6,85,48,437 ये राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। तो जो टोटल जनसंख्या है कितनी है, 6.85 करोड़, ये राजस्थान की टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है। इसमें से यदि हम इसके दो भाग करें, कैसे कैसे कि साहब इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है टोटल में से और महिला जनसंख्या कितनी है। एक तो हम देखें कि साहब इसमें से पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। इसके अलावा फिर हम इसके दो भाग करें, इस जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान में कितनी है और इसमें से शहरी जनसंख्या राजस्थान में कितनी है। तो ग्रामीण एवं शहरी ये भी हम पढ़ेंगे और पुरुष और महिला। चलो साहब देखिए कितना है। यदि हम पुरुष की बात करें कि टोटल में से पुरुष कितने हैं, तो पुरुष हैं, ध्यान रखना 3.56 करोड़। और यदि हम देखें कि महिलाएं कितनी हैं, 3.55 भी मिल जाता है। और यदि हम महिलाओं की बात करें कि साहब ये कितनी है, तो ये है 3.30 करोड़। 3.30 करोड़ कौन मिल जाती है महिलाएं और 3.55 या 3.56 करोड़ कौन मिल जाते हैं पुरुष। ध्यान रखना 6.85 करोड़ को हम लगभग में, यानी कि यहां पर हम देख रहे थे तो कई जगह 6.86, इसको सीधा लिखा मिल जाएगा आपको। तब यहां पर पुरुष की बात करें तो ये 3.56 करोड़। लेकिन आप कहेंगे साहब यदि ये 85 है तो ये 30 है, तो यहां कितना आना चाहिए, ये 55 आना चाहिए। तो यहां पर आपको 3.55 करोड़ भी लिखा मिल जाएगा। चलिए आगे बात करें कि यदि इसका प्रतिशत देखें, प्रतिशत में हम बात करें कि ये जो पुरुष हैं ये टोटल में से कितने प्रतिशत हैं और जो महिलाएं हैं ये टोटल में से कितने प्रतिशत हैं, इसकी बात करें तो ये देख लीजिए। यानी ये तो हमने बात की कुल जनसंख्या। यदि प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत है 51.86%। 51.86% टोटल में से पुरुष हैं। और यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं हैं 48.14%। 48.14% राजस्थान की कुल जनसंख्या में से महिलाएं मिलती हैं और 51.86% कौन मिलते हैं, पुरुष पाए जाते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या में से। किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि हम इसमें अब देखें कि साहब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी, इसका प्रतिशत देखें, गौर कीजिए। यदि हम राजस्थान की टोटल जनसंख्या में से कहें कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, आप सभी जानते हैं राजस्थान में गांव में जनसंख्या अधिक निवास करती है बजाय शहरों के। तो गांव का प्रतिशत देखें हम, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो ये है साहब 75.10%, यानी कि 75.10% जनसंख्या निवास करती है गांव में। और यदि हम कहें कि साहब फिर शहर में कितना बचा, तो ये शहर में रहती है 24.90%। ये जनसंख्या निवास करती है कहां पर, शहर में। तो ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या राजस्थान की टोटल में से। तो हमने कहा राजस्थान की कुल जनसंख्या,
कुल जनसंख्या में से महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उनके बारे में बात की कि टोटल जनसंख्या कितनी है और उनका परसेंटेज कितना है। इसके अलावा राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और उसके अलावा शहरी जनसंख्या कितनी है। इसके बाद अब यदि हम आगे बढ़ें तो हमें यहां पर पढ़ने को मिलेंगे राजस्थान के जिले। जिलों की हम बात करें तो यहां हम बात करने वाले हैं एक तो राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और एक राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले। चलिए बात कर लेते हैं सभी के बारे में। तो यदि हम जिलों के बारे में बात करें तो देखिए राजस्थान के जिले, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, राजस्थान के हम जिले देखें तो जिलों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। दो प्रकार से कह कि साहब एक तो सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और दूसरा पढ़ेंगे न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। गौर कीजिए, यदि हम कहें सर्वाधिक जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनसंख्या वाले राजस्थान के जिले। चलिए साहब सभी के बारे में बात करते हैं। आइए यदि हम देखें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। अब देखो स्टूडेंट को क्या है, ये जिले याद नहीं होते हैं, तो याद रखने के लिए मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूं। बाकी तो आपको ये याद करना ही है क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक है। तो यहां पर आप इसको याद रख सकते हो जे जानू से, और ये नाम तो आपको आसानी से याद रह ही जाएगा। जे जानू तो नाम आसानी से याद रह ही जाएगा आपको। और इसी प्रकार यदि हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो यहां पर आप याद रख सकते हो जेपी सबर, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, क्योंकि जनगणना के जो आंकड़े हैं ये हमें याद ही करने पड़ते हैं। चलिए तो जिलों की बात करें। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में पहला स्थान जिस जिले का आता है वो जिला है साहब जयपुर। पहला जिला कौन सा? जयपुर। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है जयपुर में। जयपुर के बाद में दूसरा हम देखें, दूसरे जे से क्या है? दूसरे जे से है जोधपुर। पहले जे से है जयपुर, दूसरे जे से है जोधपुर। उसके बाद में ए से देखें तो जोधपुर के बाद स्थान आ जाता है अलवर का। अलवर के बाद एन से देखें तो नंबर 4 पर स्थान आ जाता है नागौर का। और 5वां स्थान देखें यू से है उदयपुर। यू से कौन सा है कि साहब? यू से है उदयपुर। तो ये राजस्थान के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले। और यदि हम न्यूनतम की बात करें, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो पहले जे से है आपका जैसलमेर। जे से क्या है कि साहब जैसलमेर है। दूसरा यदि हम पी देखें, पी से है प्रतापगढ़। दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला है न्यूनतम जनसंख्या में प्रतापगढ़। थर्ड देखें, तीसरा एस से कौन सा बनेगा कि साहब यहां जिला आएगा सिरोही। थर्ड पे कौन सा? सिरोही। इसके बाद फोर्थ बी से देखें तो यहां पर आ जाएगा बूंदी। नंबर 4 पर कौन सा? बूंदी। और 5वां हम देखें तो नंबर 5 पर आर से है राजसमंद। आर से कौन सा है कि साहब ये राजसमंद जिला है। तो ये हमने राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के बारे में बात की। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में आपको जे जानू याद रखना है, और यहां पर आप जेपी सबर, जेपी सबर ये याद रख सकते हो। यानी कि जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, बी से बूंदी, आर से बारा। और जे जानू में पहले जैसे जयपुर, दूसरा से जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये राजस्थान में सबसे अधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। इसमें अब यदि हम बात करें, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गौर कीजिएगा। अब यहां पर 2 प्रकार से हमें जिलों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 2 प्रकार से हम जिलों को पढ़ेंगे, और वो 2 प्रकार से कैसे कि साहब एक तो हम पढ़ेंगे पुरुष और एक पढ़ेंगे महिला। यानी कि हम कहें पुरुष जनसंख्या वाले जिले
एक तो हम देखें पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में, और यहां पर भी 2 पॉइंट बन जाएंगे। एक तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले, यानी कि राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जहां पर सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या निवास करती है, और दूसरा न्यूनतम। एक तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले, और दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले। चलिए दोनों की बात करेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। इसी प्रकार हमारा दूसरा जो पॉइंट बनेगा यहां पर वो बन जाएगा महिला। गौर कीजिएगा, महिला जनसंख्या वाले जिले, महिला जनसंख्या वाले जिले। एक तो पुरुष जनसंख्या वाले जिले और दूसरा महिला जनसंख्या वाले जिले। महिला जनसंख्या में भी हम इसको 2 भागों में बांट देंगे कि साहब 2 भागों में कैसे, एक तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले, एक तो राजस्थान में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले, और दूसरा राजस्थान में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले। ये भी हमें याद रखनी है कि साहब इनको कैसे याद करें, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। कैसे, चलिए पुरुष की बात करें पहले। यदि हम देखें पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में तो साहब पहला स्थान पे कौन सा, तो सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या में पहला स्थान उसी जयपुर का ही है। किसका है, जयपुर का। तो जयपुर किस स्थान पर है, जयपुर पहले नंबर पर है। कि जब जयपुर की हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर में, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी जयपुर में, और महिला पढ़ेंगे तो भी सबसे अधिक जनसंख्या जयपुर में। लेकिन यहां पर आपको नंबर 2 की हम बात करें तो दूसरे स्थान पर हमारा जो जिला है उस जिले का नाम है अलवर। जयपुर के बाद दूसरा स्थान देखें तो दूसरा स्थान पे कौन सा आएगा, अलवर जिला। ऐसा क्यों, पुरुष जनसंख्या में हम देखें कि 2nd नंबर पे अलवर क्यों है, तो यहां पर आप इसको ऐसे याद रखना कि हमारा अलवर जिला जो है, जब हम उद्योग पढ़ते हैं, इंडस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें वहां पढ़ने को मिलता है कि हमारे राजस्थान में आज अलवर जिले की हम बात करें तो उद्योग धंधों की दृष्टि से अलवर बहुत आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, और अलवर में अधिक इंडस्ट्रियां होने के कारण नवीन उद्योग सर्वाधिक अलवर में लगाए जा रहे हैं, तो यहां कार्य करने के लिए व्यक्ति अधिक पहुंचते हैं। भाई आप सभी जानते हैं गांव से जो पुरुष वर्ग है वही फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करने जाता है अधिकांशतः, बजाय महिलाओं की। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम कार्य में लगती हैं या कहीं फैक्ट्रियों में कार्य करने जाती हैं। सबसे अधिक कार्य करने कौन जाते हैं साहब, की पुरुष वर्ग जाता है। तो नवीन उद्योग अलवर में सर्वाधिक लगाए जा रहे हैं, और यहां पर जो हमारा मजदूर वर्ग कहें हम, या हम कहें फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों की बात करें, वो अधिक निवास करते हैं अलवर में। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि अलवर जिला 2nd नंबर पे है जयपुर के बाद। अलवर के बाद यदि हम तीसरा स्थान देखें तो तीसरा स्थान है जोधपुर। तीसरा स्थान कौन सा है कि साहब जोधपुर का है। नंबर 4 किसका है, नागौर का है, और 5वां कौन सा है, तो 5वां उदयपुर का। यानी कि यहां पर इसको हम कहें कि जो हम जे जानू से अभी जिलों को पढ़ रहे थे, जे जानू से जिलों को पढ़ रहे थे, वहां पे आपको अलवर जोधपुर को आगे पीछे कर देना है केवल। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में कोई भी चेंजमेंट नहीं है, यहां पर जेपी सबर ही याद रखना है, कोई चेंजमेंट नहीं है। कैसे कि पहला जैसलमेर, पहला कौन सा है, जैसलमेर, दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़, 3rd स्थान पे कौन सा है कि साहब तीसरा है सिरोही, 4th पर कौन सा है, तो नंबर 4 पर आ जाएगा बूंदी, और नंबर 5 पर राजसमंद। तो वही जिले हैं जो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, वही सबसे कम पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में आएंगे। और यदि हम महिला जनसंख्या की बात करें तो गौर करना, महिला जनसंख्या में राजस्थान में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहां जिलों की बात करें तो यहां पर आपको जिले वही जे जानू याद रखना है कि साहब वही जिले हैं जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। न्यूनतम की बात करें तो यहां पर भी आपको जेपी सबर याद रखना है, कोई चेंजमेंट नहीं है यहां पर भी, यानी कि जेपी सबर। अधिक में देखें तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, यानी कि सेम जिले हमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, यहां से दो बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे और यहां इनमें से एक प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। दूसरा प्रश्न बनेगा वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। दोनों की बात करते हैं। चलिए, यानी कि हम कहें वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करता है। सर्वाधिक प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। गौर कीजिए, तो यहां पर यदि हम जिले के बारे में बात करेंगे साहब, ये जिला कौन सा है, तो इस जिले का नाम है कोटा। राजस्थान का जो कोटा जिला है, इस कोटा के बारे में बात करें तो यहां पर ग्रामीण के बजाय शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति अधिक निवास करता है। और इसका परसेंटेज भी हम देखें कितना है, तो ध्यान रखना इसका है 60.30%। यह भी आपको याद रखना है। और यदि हम सेकंड पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट यह बन जाएगा कि वह जिला जिसकी, गौर कीजिएगा, वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वह जिला जिसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अब वो जिला कौन सा है और उसका प्रतिशत कौन सा है, कितना है, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जिला कौन सा कि साहब, जिला तो है डूंगरपुर। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और इसका प्रतिशत कितना मिलता है? 93.6% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो पहला हमने बिंदु जो पढ़ा वो पढ़ा था जनसंख्या। दूसरा जो बिंदु आएगा वो है जनघनत्व। दूसरा पॉइंट कौन सा है कि साहब? दूसरा पॉइंट है जनघनत्व। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे जनघनत्व कहा किसे जाता है, जनघनत्व किसे कहते हैं, और फिर हम जनघनत्व के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जनघनत्व किसे कहा जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कहलाती है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एक वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। देखिए, यहां से प्रश्न क्या बनेंगे, प्रश्नों पर हम चर्चा करें तो यहां से प्रश्न बनेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम देखें राजस्थान का जनघनत्व कितना, तो ध्यान रखना राजस्थान का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान का जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार एक वर्ग किलोमीटर एरिया में 200 व्यक्ति निवास करते। देखिए, यदि हम तुलना करें 2001 से तुलना करें कि 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? चलिए साहब,
2001 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो पहले हमारे राजस्थान का जो जनघनत्व था वो था 165 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये पहले था। और 2011 में बढ़कर कितना हो गया था, 200 व्यक्ति हो गया था। इसका मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जनघनत्व में राजस्थान में 35 अंक की वृद्धि हमें देखने को मिली थी। 35 अंक की वृद्धि हुई 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान के जनघनत्व में। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो नेक्स्ट यहां से प्रश्न बनेगा, एक तो राजस्थान में जनघनत्व वाले जिले, जनघनत्व वाले जिले हम देखें तो गौर करना, एक तो प्रश्न बन जाएगा कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, एक तो प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक, सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक। और दूसरा पॉइंट हम देखें तो दूसरा बनेगा न्यूनतम, राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। एक तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। चलिए दोनों की बात करें। राजस्थान में सबसे अधिक जनघनत्व किस जिले का है, ये आप आसानी से याद रखेंगे कि भाई सबसे अधिक जनसंख्या राजस्थान में जयपुर में निवास करती है, तो जयपुर जिले का जनघनत्व सबसे अधिक है। राजस्थान में सबसे अधिक जनघनत्व कहां का मिलता है, जयपुर का मिलता है। और जयपुर का कितना है, तो ध्यान रखना 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जयपुर का। जयपुर के बाद में दूसरा स्थान हम देखें तो नंबर 2 पे आता है जनघनत्व में भरतपुर जिला। नंबर 2 पर भरतपुर का जनघनत्व कितना था 2011 के अनुसार, तो ध्यान रखना 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये कहां का था, भरतपुर का। यदि हम तीसरा स्थान देखें तो भरतपुर जयपुर के बीच में एक जिला आ जाता है दौसा, तो जनघनत्व में आप तीसरे स्थान पे याद रखना है दौसा के बारे में। दौसा का कितना था, तो दौसा का जनघनत्व था 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर 4 देखें तो नंबर 4 पर जनघनत्व में जो जिला मिलता है हमें वो है अलवर, और अलवर का जनघनत्व कितना, तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 76 का आधा 38 कर देना तो ये चौथे जिले का हो जाएगा। ये राजस्थान के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। चलिए यदि हम न्यूनतम की बात करें यदि हम न्यूनतम में देखें कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का मिलता है, न्यूनतम में पहला स्थान कौन रखता है, कि साहब सबसे कम रखता है जैसलमेर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है जैसलमेर, और जैसलमेर जिले का जनघनत्व उतना है जितना भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। कितना है साहब, चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसलमेर का है 17 व्यक्ति, कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर के बाद में यदि हम सेकंड नंबर पे देखें तो नंबर 2 पर आ जाता है बीकानेर। सेकंड पे कौन सा, बीकानेर। बीकानेर का कितना है, तो कि बीकानेर का है 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बीकानेर के बाद जैसलमेर, बीकानेर, और इसके बाद में यदि हम देखें तब स्थान आ जाता है बाड़मेर का, कि साहब बाड़मेर का जनघनत्व कितना, तो बाड़मेर का है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 92 है। और यदि बाड़मेर के बाद में यदि हम 4th नंबर पर जाएं तब जिला आ जाता है राजस्थान का चूरू। चूरू का जनघनत्व कितना, तो चूरू का था 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो हमने एक तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले और दूसरा न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में फिर हमें आगे पढ़ने को मिलता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पढ़ने को मिलेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, चलिए देख लेते हैं। यदि हम बात करें
दशकीय जनसंख्या वृद्धि। दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो ध्यान रखना ये थी 21.31%। जबकि 2001 में कितनी थी? देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, 2001 में कितनी थी? तो 2001 की जनगणना की हम बात करें तो उस समय राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी 28.4। इसका मतलब हमारे जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई। तो ध्यान रखना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखने को मिली। कितनी? साहब ये 7.1% की हमें कमी देखने को मिली। इसके अलावा फिर हम आगे पढ़ते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। इसके अलावा हमें यहां यह भी पढ़ने को मिलता है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के समान रही। तो वो था हमारा भरतपुर जिला। और इसकी कितनी थी? ध्यान रखना, जैसे राजस्थान की कितनी है 21.31, तो वहां ध्यान रखना भरतपुर की थी 21.4। भाई राजस्थान की 21.3 और भरतपुर की 21.4। एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की या हम कहें राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान रही। तो वो जिला आ जाता है राजसमंद। और राजसमंद की कितनी? इसका मतलब भारत की हम देखें राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी थी? तो वो थी 17.7%। इतना ही हमारे राजस्थान में किस जिले की रही थी? राजसमंद जिले की। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं। आगे नेक्स्ट जो इसके बिंदु हैं उन पर हम नेक्स्ट क्लास चर्चा करेंगे। नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।